जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, और जो भीतर की सुनता है वो समर जाता है। जो भीतर की सुनता है वो समर जाता है। नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 9 का निबंध। बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कविता क्या है। कविता क्या है, निबंध पढ़ने से पहले उनका सारांश थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि उसका अध्ययन करते समय हम लोग को बखूबी समझ में आ जाए। कविता क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे महत्वपूर्ण निबंध है। इस निबंध के माध्यम से शुक्ल जी ने अपनी काव्य शास्त्रीय मान्यताएं प्रस्तुत की है। क्या है इनका मुख्य विषय? काव्य शास्त्रीय मान्यताएं प्रस्तुत की है। मतलब काव्य शास्त्र का क्या नियम होना चाहिए, कैसे की जाती है, उसका क्या की प्रमुख विशेषताएं होती है, इसको इस चीज में दिखाया गया है, जिसमें भाषा संदर्भ महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी ने कविता की भाषा की विशेषताओं में सर्वप्रथम लाक्षणिकता को महत्व दिया है। क्या दिया है? लाक्षणिकता, मतलब लक्षण के आधार पर हम लोग कविता निबंध का रचना कर सकते हैं। और कविता क्या है, जो निबंध है इनका चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। कविता क्या है, चिंतामणि भाग 1 में जो संकलित है, चिंतामणि भाग 1, इसमें टोटल 17 निबंध संकलित की गई है। अब हम लोग देखेंगे कविता क्या है से पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी, अपने जीवन में क्या क्या रचनाएं की हैं, उनका जन्म कब होता है, और उन्होंने अपने जीवन में किस विषय को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया है, इस चीज़ को अब देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की मुख्य विषय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचनाकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को आश्विन पूर्णिमा के दिन उत्तर प्रदेश की बस्ती अगोना ग्राम में हुआ था। इनका जन्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1884 ईस्वी में। कब होती है? 1884 ईस्वी में इनका जन्म। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म होता है 1884 ईस्वी में। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश के अंगोना ग्राम में होता है। शुक्ल जी के पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनागो के पद पर थे। मतलब एक प्रकार से वकील कह सकते हैं, कानून के पद पर काम करते थे। ये फारसी के अनन्य भक्त तथा मुसलमानी तहजीब और अंग्रेजों काबिलियत के बड़े कायल थे। मतलब इनको इस चीज का बहुत बखूबी ज्ञान था। किनको? रामचंद्र शुक्ल के फादर को। शुक्ल जी की माता गाना देवी उस पवित्र और प्रसिद्ध मिश्र वंश की पुत्री थी, जिसमें कई शताब्दी पूर्व गोस्वामी तुलसीदास के जन्म ने लिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से प्रारंभ हुई। उन दिनों हिंदी पढ़ना है समझा जाता था, मतलब गंदी दृष्टि से देखी जाती थी। अतः स्कूल में अंग्रेजी और घर पर मौलवी से फारसी उर्दू की पढ़ाई शुक्ल ने की थी। संभवतः 1898 ईस्वी में शुक्ल जी मिडिल और 1901 ईस्वी में लंदन मिशन स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इंटर की पढ़ाई के लिए प्रयाग की कायस्थ पाठशाला में शुक्ल जी ने FA नामांकन किया। क्या है? FA में नामांकन लिया, वो एक डिग्री है। किंतु विषय में गणित की अनिवार्य और इस विषय में कमजोर रहने की वजह से एकमात्र 1 महीने में ही घर वापस आ गए मिर्जापुर। जिस समय शुक्ल जी की आयु 9 वर्ष की थी, उसी समय उनकी माता का देहांत हो जाता है और विमाता से इनका काफी कष्ट मिलता है। कब होती है? जब वे 9 वर्ष के रहते हैं, उसी समय इनका माता का देहांत हो जाता है।
शुक्ल जी का विवाह 12 वर्ष की अवस्था में 1896 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1896 ईस्वी में इनका विवाह होती है। काशी के पंडित रामफल ज्योतिष की कन्या सावित्री देवी से होती है। शुक्ल जी के संतान के रूप में 2 पुत्र केशव चंद्र शुक्ल और गोकुल चंद्र शुक्ल, एक पुत्री दुर्गावती होती है। तो कितने होते? 2 पुत्र होते हैं, एक पुत्री। केशव चंद्र शुक्ल और गोकुल चंद्र शुक्ल का जन्म होता है और एक पुत्री दुर्गावती का जन्म होती है, की प्राप्ति होती है। शुक्ल जी को चित्र कला में विशेष रुचि थी। किसमें? कला विशेष में, है ना। वे फक्कड़ नामक के एक पड़ोसी चित्रकार को अपना गुरु मानते थे। फक्कड़ नामक चित्र कला का जो रचना करते थे उसके गुरु कौन थे? फक्कड़ नामक। शुक्ल जी कई विद्यालय में ड्राइंग टीचर के रूप में भी कार्य किए। शुक्ल जी 1908 ईस्वी में अध्यापक पद पर कार्य करते हुए हिंदी में कई लेख लिखे, जिनसे मिर्जापुर निवासी तथा काशी नागरिक पाचारणी सभा के सदस्य केदारनाथ पाठक काफी प्रभावित हुए। केदारनाथ पाठक के कहने पर ही शुक्ल को सन 1904 ईस्वी में हिंदू कोश का कार्य देखने का भार मिला। कहा जाता है कि इस कोश का संपादन का कार्य भी यही किए थे। इसकी एक गंभीर भूमिका भी लिखी थी, जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास के हस्ताक्षर से प्रकाशित हुआ था। हिंदी शब्द सागर का कार्य लगभग 20 वर्षों तक चला और आरंभ से अंत तक शुक्ल जी रहे। उस संपादन को आगे बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण हस्ताक्षर या बहुत महत्वपूर्ण हाथ रहा। वास्तविकता तो यह है कि कोश को शुक्ल जी ने बनाया और शुक्ल जी को कोश ने बनाया। शुक्ल जी की प्रतिभा से प्रभावित होकर पंडित मदन मोहन मालवीय ने इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया। उन दिनों हिंदी प्राध्यापकों की उतनी कद्र नहीं थी। हिंदी शिक्षक समान वेतन के अधिकारी नहीं होते थे। अतः शुक्ल जी का वेतन हिंदू विश्वविद्यालय में 75 रुपये से शुरू हुआ। कब से? 75 रुपये से, 75। 1930 से 31 तक इनका वेतन मात्र 110 मासिक रुपया था। आर्थिक विपन्नता के कारण शुक्ल जी काशी विश्वविद्यालय छोड़कर अलवर नरेश यहाँ के सचिव पद पर नियुक्त हुए, किंतु स्वाभिमानी शुक्ल जी इस में भी कुछ समय में यहाँ पर आकर निकल जाते हैं। मतलब यहाँ पर भी अपने इज्जत मान प्रतिष्ठा के कारण वो टिकते नहीं हैं और वहां से चले जाते हैं। काशी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सन 1937 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर मदन मोहन मालवीय ने शुक्ल जी को विभाग अध्यक्ष नियुक्त किया गया। शुक्ल जी की अंत तक यहीं रहे। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, अनुवादक, कथाकार, नाटककार और कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निधन श्वास रोग के कारण, मतलब हृदय के कारण 2 फरवरी 1941 की रात को हो जाती है। शुक्ल जी के साहित्य जीवन की शुरुआत काव्य से हुई। सन 1896 से 97 में भारत और वसंत नामक कविता आनंद कादम्बनी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किसमें? आनंद कादम्बनी, भारत और वसंत नामक कविता। शुक्ल जी द्वारा लिखित कविताओं का संग्रह मधु स्रोत नाम से नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा 1971 में प्रकाशित होती है, जिसमें कुल 27 कविताएं हैं। इंपॉर्टेंट है। कविताओं का संग्रह क्या था? मधु स्रोत नामक से होता है और इसमें टोटल कितनी कविताएं रहती है? 27 इसमें कविताएं संकलित रहती है। आचार्य शुक्ल स्वयं 1903 ईस्वी में आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादक रहे हैं। कब? 1903 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एकमात्र कहानी 11 वर्ष का समय, जो सन 1930 ईस्वी में 3 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है, काफी इंपॉर्टेंट है।
उस समय इस कहानी को प्रथम मौलिक कहानी के रूप में भी देखा जाता था। शुक्ल जी के चिंतामणि भाग 3 के संपादक डॉक्टर नामवर सिंह है और इसमें कुल 21 निबंध है। ये अब पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछे जाने के कारण यहाँ से भी क्वेश्चन बनती है कि चिंतामणि भाग में कितनी कविताएं संकलित है, चिंतामणि भाग 2 में कितनी, 3, 4 में कितनी, तो ये सब हम सभी ध्यान रखेंगे। तो चिंतामणि भाग 3 का संपादन कौन करते हैं? डॉक्टर नामवर सिंह करते हैं। साथ ही साथ इसमें 21 निबंध संकलित है। कितना? 21। हम लोग इसका बखूबी ध्यान रखेंगे, इसके संपादक, साथ ही साथ इसमें कितने निबंध का संग्रह है। चिंतामणि भाग 4 के संपादक डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी और डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह रहते हैं और इसमें कुल 47 निबंध का संकलन रहता है। कौन कौन? कुसुम चतुर्वेदी और डॉक्टर ओम प्रकाश। ओम और कुसुम इसका संपादन करते हैं चिंतामणि भाग 4 का, और इसमें कुल 47 निबंध का संकलन रहता है। शुक्ल जी के रस मीमांसा के संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। इनकी जो रचना रहता है रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल का, इसका संपादन कौन करते हैं? विश्वनाथ मिश्र करते हैं। शुक्ल की अनुदित पुस्तक कल्पना का आनंद क्या है? कल्पना का आनंद। कल्पना का आनंद एडिशन प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन का अनुवाद किया गया है। शुक्ल जी की अनुदित पुस्तक मेगास्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, डॉक्टर स्वानबर्ग की पुस्तक मेगास्थनीज इंडिका का अनुवाद इसमें किया गया है। बुद्धचरित शुक्ल जी का एक ब्रज भाषा में रचित काव्य ग्रंथ है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है। बुद्धचरित की रचना है रामचंद्र शुक्ल की, कौन सी भाषा में है? वो ब्रज भाषा में है। बुद्ध चरित क्या है? बुद्ध चरित इसमें वर्णन किया गया है। बुद्ध चरित इनकी ब्रज भाषा में रचित महत्वपूर्ण रचना है, जो एडविन आर्नल्ड के लाई ऑफ एशिया का पद अनुवाद है। काफी इंपॉर्टेंट है ना। अब हम लोग देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। इनका डेट याद रखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि लाइन से लगाने के लिए आता है पंक्ति कालक्रम के अनुसार। पहला दिया है गोस्वामी तुलसीदास, इसका प्रकाशन होता है 1923 में। कब होता है? 1923 में। गोस्वामी तुलसीदास पहला। दूसरा जयसी ग्रंथवाली 1924। कब होता है? 1924 जयसी ग्रंथवाली। तीसरा आता है भ्रमरगीत सार ग्रंथावली 1924 में। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में। कब होता है? हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में। चिंतामणि भाग 1 जो हम लोग देखे थे, चिंतामणि भाग 1 1939 में। चिंतामणि भाग 2 1945 में। पहले आता है 39 में। चिंतामणि भाग 1 1939 में। चिंतामणि भाग 2 1945 में। चिंतामणि भाग 3 1983 ईस्वी में। कब होता है? 1983 में। चिंतामणि भाग 4 2002 में इसका प्रकाशन होता है। पहला कब होता है? 39 में। दूसरा 41 में, नहीं 45 में। कब होता है? पहला होता है 1939 में, दूसरा होता है 1945 में, तीसरा होता है 85 में, 83 में, और चौथा होता है 2002 में इसका प्रकाशन होता है। रस मीमांसा 1949 में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कब होता है? 1949 में। कल्पना का आनंद 1901 ईस्वी में। मेगास्थनीज का भारतीय वर्षीय विवरण 1906 में। विश्व प्रपंच 1920 में। द यूनिवर्स का अनुवाद है ना, बुद्धिचरित बहुत इंपॉर्टेंट है, पद अनुवाद है 1922 ईस्वी में इनकी रचना है। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन कौन सी निबंध चिंतामणि भाग 1 में है, 2 में है, इस चीज़ को अब देखने वाले हैं। चिंतामणि भाग 1 का संपादन स्वयं रामचंद्र शुक्ल ने 1939 में किया था। कब किया था? 1939 में। इस निबंध में कुल 17 निबंध संकलित हैं, जिनमें 10 निबंध भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा ग्लानि, लोभ प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, मनोविकार संबंधी। 3 निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसीदास का भक्ति मार्ग और मानस की धर्मभूमि, व्यवहारिक समीक्षा का संबंधी निबंध,
तथा 4 निबंध कविता क्या है। लास्ट में आता है कविता क्या है। काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, काफी इंपॉर्टेंट है ये लाइन। काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद तथा रसात्मक बोध के विविध, ये 4 निबंध काव्य चिंतन संबंधी है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये काव्य में लोक मंगल है ना। चिंतामणि भाग 2 का संपादन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया, जो आचार्य शुक्ल दिवंगत होने पर 1945 में प्रकाशित हुआ था। दिवंगत मतलब जब उनका गुजर गए थे तब। इस संग्रह में 3 निबंध काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद और काव्य में अभिव्यंजनावाद संग्रहित है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे कविता क्या है निबंध से मोस्ट इंपॉर्टेंट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचित चिंतामणि भाग 1 1909 संग्रहित कविता क्या है। कब होता है? 1909 ईस्वी में। एक विचारात्मक निबंध है जिसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका के अप्रैल 1909 ईस्वी में होता है। विचारात्मक है ना, काव्य शास्त्रीय विचारात्मक क्या है निबंध है। कविता क्या है के बारे में स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, उसी प्रकार कि यह मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू से लेके हर एग्जाम में ये कोटेशन पूछी जाती है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति अवस्था की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। वस्तुतः कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है। कहते हैं कि कविता ही एकमात्र ऐसा माध्यम है, एक तरीका है, जिससे मनुष्य को उसका हृदय जो स्वार्थ से भरा हुआ रहता है या संकुचित रहता है, उससे ऊपर उठाकर, मतलब जो अब स्वार्थ रहता है आदमी, उससे उसको ऊपर उठाकर उसको लोक सामान्य मतलब एक आम आदमी के ऊपर ले जाती है और उसको एक अच्छा आदमी बनाने का प्रयास करती है, जहां जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। मतलब एक अच्छे इंसान की बनावटी होती है। कविता क्या है इस निबंध में शुक्ल जी ने कविता के स्वरूप एवं उसकी महत्ता उपयोगिता का सविस्तार वर्णन किया है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। पहला बिंदु दिखा रहा है, कविता बाह्य प्रकृति के साथ, यहां से क्वेश्चन आना एकदम नेसेसरी है, पूछेगा ही पूछेगा। कहता है कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अंत प्रकृति का सामंजस्य कराती है। कौन? कविता बाह्य सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंधी की स्थापना और निर्वाह करती है। मतलब बाहर में जो मनुष्य के साथ सृष्टि के साथ रागात्मक संबंध रहता है उसका और निर्वाह मतलब आगे बढ़ाने का काम करती है। कौन? कविता संसार के सुख दुख आदि भावों को यथार्थ रूप में अनुभव कराती है। कौन? कविता संसार में क्या सुख क्या दुख रहता है उसका भाव यथार्थ से क्या करती है? अनुभव कराती है। केवल तर्क बुद्धि या विवेचना के बल पर कोई कवि नहीं बन सकता। कथन 1 कथन 2 के बुझ में यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर केवल बुद्धि से या तर्क से या विवेचन से के बल पर आप कवि नहीं बन सकते। उसके लिए जन्मजात वासनाजन्य संस्कार और सहृदय अनुभूति होनी चाहिए। सहृदय मतलब आपके ऊपर वो साधारण बातचीत होनी चाहिए, साधारण मतलब एक प्रकार से साधारणीकरण होनी चाहिए आपके अंदर। देखने की नजरिया आम नजरिया होने चाहिए, तभी जाके आप एक अच्छा कविता या कवि हो सकते हैं। कविता का लक्ष्य केवल मनोरंजन या चमत्कार प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। उसका उद्देश्य मानव हृदय को उच्च भावभूमि पर प्रतिष्ठित करना चाहिए। वही साधारणीकरण के द्वारा आम
एक विशेष आदमी से सामान्य आदमी कर देना ही साधारणीकरण दिखाने का प्रयास कर रहा है। कविता मार्मिक पक्षों का उद्घाटन करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित करती है, क्या तालमेल बैठाने का प्रयास करती है। सभ्य एवं असभ्य सभी दशा में कविता किसी न किसी रूप में क्या जाता है, पाई जाती है। कोई सभ्य हो चाहे असभ्य, सभी के रूप में क्या कहते हैं, पाई जाती है। कविता बाह्य सौंदर्य के साथ साथ अंतः सौंदर्य की भी प्रकाशन करती है। कविता एक ऐसी माध्यम है जो बाहर और अंदर दोनों सौंदर्य बोध कराती है। जगत के मूल व्यापार की ही कल्पना के आलंबन बन सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। कविता क्या है? यह निबंध कई उपशीर्षकों में विभक्त है जो इस प्रकार हैं: सभ्यता के आवरण और कविता, कविता और सृष्टि प्रसार, मार्मिक तथ्य, काव्य और व्यवहार, मनुष्यता की उच्च भूमि, भावना या कल्पना, मनोरंजन, सौंदर्य, चमत्कारवाद, कविता की भाषा, अलंकार छंद, कविता पर अत्याचार तथा कविता की आवश्यकता। ये क्या है? उसका एक उपशीर्षक में विभक्त किया गया है। क्यों? समझने के लिए, बेहतर से बेहतर कविता क्या है चीज को समझने के लिए उपशीर्षकों में विभक्त किया गया है। इस निबंध में लेखक जीना किसे कहते हैं, इसके बारे में कहते हैं: मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों को लिए दिए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलता है और कहीं लड़ाता हुआ अंत तक चला जाता है, और इसी को जीना कहते हैं। सही बात है। जीवन जीना, हम लोग विभिन्न दौर से गुजरते हैं, विभिन्न व्यक्तियों से मिलते हैं, उनका भाव विचार सुख समझते हैं, तो कहीं तालमेल बैठता है, कहीं नहीं बैठता है, और इसी को अंत तक हम लोग लेके जीवन के अंतिम सांस तक लेके जाते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीना कहते हैं। कृति की लालसा जैसे अमूर्त भाव को बुद्ध दर्शन में अरूप का राग कहा गया है। क्या कहा गया है? अरूप राग कहा गया है। शुक्ल जी के अनुसार काव्य दृष्टि कहीं नर क्षेत्र में भीतर रहता है, कहीं मनुष्य इतर बाह्य सृष्टि के, और कहीं समस्त चराचर के भीतर रहता है। मनुष्य इतर समझ रहे हैं ना, मतलब मनुष्य से बाहर। काव्य दृष्टि का स्रोत प्रकृति को माना गया है, मतलब जैसे ये मनुष्य से बाहर है, ये प्रकृति के द्वारा माना गया है। शुक्ल जी ने संस्कृत ग्रंथ रघुवंश, कुमार संभव, उत्तर रामचरित, मेघदूत आदि को उदाहरण के स्वरूप प्रस्तुत किया है। शुक्ल जी के अनुसार जो तथ्य हमारे किसी भाव को उत्पन्न करे उसे उस भाव का आलंबन कहना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट है आलंबन, है ना। जैसे मान लीजिए कोई चीज हम देखते हैं तो उसके देखने के पश्चात हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसी को हम आलंबन भाव कहते हैं। मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति का नाम भावात्मकता है। उपासना के बारे में शुक्ल जी कहते हैं कि जो वस्तु हमसे अलग है, क्या कहते हैं, जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है। मान लीजिए हम किसी चीज को नहीं खरीद पा रहे हैं या कल्पना मात्र कर पा रहे हैं, तो उसको अनुभव करके हमारे सामीप्य मतलब समीप लाकर रखना, उसको क्या कहते हैं, उपासना कहते हैं। जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भावों के परिवर्तन के लिए भावना या कल्पना अपेक्षित होती है। कल्पना दो प्रकार की होती है। कितने? दो प्रकार की होती है, विधायक और ग्राहक। काफी इंपॉर्टेंट है, विधायक और ग्राहक। कवि में विधायक कल्पना होती है, एक कवि में क्या होती है, विधायक कल्पना होती है, मतलब कल्पना करता है। और श्रोता या पाठक में अधिकतर ग्राहक होता है, मतलब जो सुनने वाला होता है, जो पढ़ने वाला होता है, वो क्या है, वो एक ग्रहण करने वाला होता है। ग्राहक कल्पना में अधिकतर से अभिप्राय है कि जहाँ कवि पूर्ण चित्रण नहीं करता, वहाँ पाठक या श्रोता अपनी ओर से कुछ मूर्ति विधान करना पड़ता है। मतलब मान लीजिए जो व्यक्ति, जो ग्राहक कल्पना में अधिकतर से अभिप्राय है, जहाँ कवि पूर्ण चित्रण नहीं कर पाता है, मान लीजिए कवि रचना कर रहा है और चित्रण नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पर जो पाठक रहता है, जो श्रोता रहता है, वो अपनी ओर से कुछ मूर्ति विधान करना पड़ता है।
शुक्ल जी का कहना है कि जो लोग कविता को केवल मनोरंजन मानते हैं वे रास्ते में ही रह जाने के वाले पथिक के समान है। मतलब कविता जो केवल मनोरंजन मात्र समझते हैं तो वो आगे कुछ नहीं ज़्यादा नहीं कर पाते हैं और वे रास्ते में ही भटकते रह जाते हैं या रास्ते में ही रह जाते हैं। मनोरंजन के बारे में शुक्ल जी का मानना है, मनोरंजन वह शक्ति है जिससे कविता अपना प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्तवृत्ति को स्थिर किए रहती है ना, जमाने को स्थिर किए रहती है, उसे इधर उधर जाने नहीं देती है। कविता और कहानी के अंतर को स्पष्ट करते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि कविता सुनने वाला किसी भाव में मग्न रहता है और कभी कभी एक एक बार ही पद्य सुनना चाहता है, पर कहानी सुनने वाला आगे की घटना के लिए आकुल रहता है। कविता सुनने वाला कहता है जरा फिर तो कहिए, है ना, मतलब जरा फिर तो कहिए, मतलब एक लाइन को 2 बार रिपीट करना चाहता है। लेकिन कहानी ऐसा नहीं होता है, वो आगे को जानने की प्रतिज्ञा या फिर एक मतलब आकांक्षा रहती है, जानने की इच्छा उत्पन्न रहती है कि आगे क्या हुआ। तो कहानी सुनने वाला कहता है कि हाँ तब क्या हुआ। शुक्ल जी चमत्कार को मनोरंजन की सामग्री मानते हैं। क्या मानते हैं? चमत्कार को सामग्री मानते हैं, काव्य नहीं मानते। चमत्कार क्या मानते हैं? मनोरंजन की सामग्री मानते हैं, काव्य नहीं मानते। शुक्ल जी कविता के लिए अलंकार को एक साधन मानते हैं, साध्य नहीं। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। क्या मानते हैं? अलंकार को एक साधन नहीं मानते, साध्य मानते हैं, साध्य। जीवन में शुक्ल जी कहते हैं कि विकल्प अलंकार का निरूपण पहले पहल इसका राजनायक रुय्यक ने किया था। किसने किया था? रुय्यक ने किया था। मनुष्य की मनुष्यता को बचाने के लिए कविता आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? मनुष्य की मनुष्यता को बचाने के लिए, है ना। हाँ, जानवरों की इसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा शुक्ल जी का मानना है। चिंतामणि भाग 1 के बारे में आचार्य विश्वनाथ का कहना है, चिंतामणि वस्तुतः चिंतामणि ही है। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मेधा के गहरे चिंतन के परिणाम है। इसमें उनकी चिंतन की मणि ग्रहण संग्रहित है। चिंतामणि भाग 1 के बारे में स्वयं रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती ही रही बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर निकली थी। निबंध लेखन के बारे में शुक्ल के विचार हैं कि निबंध लेखक जिधर चलता है उधर अपनी संपूर्ण मानसिकता सत्ता के साथ, अर्थात बुद्धि और भावात्मक हृदय दोनों के लिए क्या है? काम करती है। गणपति चंद्र गुप्त शुक्ल के विषय में टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि वस्तुतः ऐसी नव उन्मेष शालिनी प्रतिभा को लेकर अवतरित होने वाले निबंधकार तथा आलोचक शताब्दियों के पश्चात एक दो दिखाई पड़ते हैं। मतलब उनकी प्रशंसा करते हैं कि वो बहुत ही मुश्किल से ऐसे निबंधकार मिलते हैं। चिंतामणि के निबंधों के बारे में गणपति चंद्र का फिर कहते हैं कि चिंतामणि के निबंधों का विषय अत्यंत सूक्ष्म एवं गंभीर मनोविज्ञान एवं रस अनुभूति है तथा उनका प्रतिपादन भी प्रौढ़तम शैली में हुआ है। उनमें एक और चिंतन की मौलिकता है, विवेचन की गंभीरता है, विश्लेषण की सूक्ष्मता एवं शैली की प्रौढ़ता है दृष्टिगोचर होती है। तो दूसरी ओर उनमें लेखक की व्यक्तित्वता, भावात्मकता है एवं व्यंग्यात्मकता दर्शन भी स्थान स्थान पर होगा। ये करता उनकी प्रशंसा करता है कि उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना, जो काफी एग्जाम और जीवन की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट होती है। अब देखते हैं कि मुख्य कथन इसमें कौन कौन सी है। कहता है कि कविता की ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है। ये तो उपन्यासों पर हम लोग देख लिए थे। ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती जाएगी त्यों त्यों कवियों का काम बढ़ता जाएगा। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बीम ग्रहण अपेक्षित होती है। काफी इंपॉर्टेंट है और इसको ये शब्द है ना काफी घातक सिद्ध हो सकता है हम लोग के लिए। अपेक्षित है ना, उपेक्षित एग्जाम में दे देगा तो फिर हम लोग
काफ़ी ध्यान से पढ़ना पड़ रहेगा। तो अपेक्षित होता है मतलब जरूरी। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। सौंदर्य का दर्शन मनुष्य में नहीं करता, प्रत्येक पल्लव गुंफित पुष्पहास में, पक्षियों के पक्ष जाल में, है ना, नंदुराम सांध्या दिगंजल के हिरण्य मेखला मंडित में, तुषाराविरित तुंगगिरी शिखर में, चंद्र किरण से झलझलाते निर्झर में, और जाने कितनी वस्तुओं में वह सौंदर्य की झलक उसमें मिलती है, दिखाई देती है। शुद्ध काव्य के क्षेत्र में ना कोई बात भली कही जाती है ना बुरी कही जाती है, शुभ ना अशुभ, ना उपयोगी ना अनुपयोगी, सब बातें केवल दो रूपों में दिखाई जाती है, सुंदर और असुंदर में, है ना। ये काव्य के क्षेत्र में, अगर शुद्ध काव्य के मतलब कविता के क्षेत्र में अगर बात करें, कुछ भी सुंदर मतलब अशुभ शुभ अनुपयोगी उपयोगी बुरी भली ऐसा कुछ नहीं होता है, केवल दो रूप में बांट सकते हैं, सुंदर और असुंदर में। जिस प्रकार एक क्रूप स्त्री अलंकार लादकर सुंदर नहीं हो सकती, उसी प्रकार प्रस्तुत यह तथ्य की रमणीय के अभाव में अलंकारों का ढेर काव्य का सजीव रूप स्वरूप नहीं खड़ा कर सकता। कविता देवी के मंदिर ऊंचे खुले विस्तृत और पुनीत हृदय है, काफी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के लिए कविता प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य और असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है ना, किसी न किसी रूप में पाई जाती है। कविता से मनुष्य के स्वभाव की रक्षा होती है। क्या होती है? रक्षा होती है। सृष्टि के नाना रूपों के साथ मनुष्य की भीतरी रागात्मिकता प्रवृत्ति का सामंजस्य ही कविता का लक्ष्य कहलाता है। इसका क्या लक्ष्य कहलाता है? सृष्टि के नाना रूपों मतलब अनेक रूपों के साथ मनुष्य की भीतरी रागात्मक प्रवृत्ति के साथ सामंजस्य बैठाना ही क्या कहलाता है? कविता का मुख्य लक्ष्य कहलाता है। कविता मनुष्य के हृदय को उन्नत करती है। क्या करती है? उन्नत करती है, मतलब समृद्ध करती है। मानसी प्रकृति की जागृति के लिए ईश्वर ने कविता रूपी औषधि बनाई है। मतलब कविता क्या है? एक प्रकार से औषधि है, जड़ी बूटी है, जो प्रकृति मनुष्य जगत के लिए ईश्वर का एक प्रकार का रूप प्रदान की है। कविता द्वारा यह लोक देवलोक और मनुष्य देवता हो सकता है। मतलब आप कविता करके बेस्ट से बेस्ट इंसान बन सकते हैं। इंसान से आप देवलोक या मनुष्य से देवता हो सकता है। कविता का दुरुपयोग जो लोग स्वार्थवश व्यर्थ की प्रशंसा और खुशामद करके वाणी का दुरुपयोग करते हैं, वे सरस्वती का गला घोटते हैं, मतलब व्यंग करते हैं। मतलब जो कवि कविता के नाम पर उसका दुरुपयोग करते हैं, स्वार्थ भाव से उसका उपयोग करते हैं और खुशामद करते हैं, तो वो क्या करते हैं? सरस्वती माता का गला घोटते हैं, मतलब बहुत गलत काम करते हैं। रसात्मक वाक्यों की ही नाम कविता है और रस ही कविता की आत्मा। काफी इंपॉर्टेंट लाइन के साथ ये कविता क्या है निबंध हम सभी के बीच समाप्त होती है। काफी इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग उम्मीद करते हैं नोट करते जा रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए लाभदायक है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप सभी को एक अच्छा कंटेंट देने के साथ साथ हमें मोटिवेशनल भी मिलते रहें। मिलेंगे अब नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।